तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम जरा शॉर्ट हो जाता है। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं, कल थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, मगर मैंने कहा था कि कल इसको दोबारा से नए सिरे से करवा दूंगा। समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, दोनों जगह पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो ये आखिरी ऑप्शन होता है कि ये सवाल पूछ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। टॉपिक जो हम करेंगे जनाब, चैप्टर नंबर फर्स्ट की हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर हमारा 3 है, मोशन इसका नाम है। इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक करेंगे। हो सकता है मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल अभी रोक लूँ, ना कराऊँ, तो ये आज की जो क्लास हमारी होगी ये चैप्टर नंबर 3 की लास्ट क्लास हो जाएगी, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो जाएगा। ज़रा जल्दी खत्म हो गया कंपेरेटिवली वेक्टर के मुकाबले में, और फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाअल्लाह नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। सवाल एग्जाम में ऐसे आएगा, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कल हमने इंक्लाइंड प्लेन की डिस्क्रिप्शन दे दी थी, जल्दी जल्दी दोबारा बयान कर देता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी हो तो उसके एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। ये टॉप मोस्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट ख्याल रखना। पहली बात कि इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है, तो इंक्लाइंड प्लेन कोई भी ऐसी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है उसको कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। यानी प्लेन यानी सरफेस दैट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। घरों में होता है इंक्लाइंड प्लेन, होता है नहीं होता? घरों में भी इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास होता है। एक तो बाहर नजर आता है, इसको स्लोप भी कहते हैं ना। इसके अलावा जो घर में आप स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ जो ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं, वो भी आप देखो तो एंगल के अंदर बनी होती है, वो भी इंक्लाइंड प्लेन होता है बेसिकली। इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, यानी प्लेन यानी सरफेस दैट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इस तरीके से कि एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा। एंगल क्या होगा? 0 और 90 डिग्री के दरमियान हमारे पास एंगल होना चाहिए। जो एंगल हमारे पास मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ क्यू आ गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे थीटा हमारे पास आएगा। डायग्राम देख लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है। ये सरफेस एंगल बना रही है थीटा। क्या कर रही है मेरे बच्चे? एंगल बना रही है थीटा। इस सरफेस का नाम होगा इंक्लाइंड प्लेन। वो सरफेस जो एंगल बना रही है, इस सरफेस को इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। ब्लैक से नजर आ रहा है, ये सरफेस क्या है मेरे बेटा? इंक्लाइंड प्लेन है। जब किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाता है तो स्लाइड डाउन करके बॉडी ऊपर से नीचे आ जाती है। जब किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाता है, आपने बचपन में स्लाइड की होगी ना, बचपन में गए होगे पार्क में, सरकारी पार्क में गए, स्लिप करके नीचे आ गए। अभी भी वाटर पार्क के अंदर स्लाइड्स होती है हमारे पास। तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आती है, जब नीचे आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब नीचे आएगी मेरे बेटा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। इस एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है? फार्मूला ड्राइव करना है। इस एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। जो सवाल हमारा होगा बेसिकली कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? तवज्जो देके देखना, सारा खेल डायग्राम का है। मतलब 70% काम डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। सारा खेल डायग्राम का है। Consider a body of mass m placed on an inclined plane which makes an angle theta with horizontal। एक सरफेस है horizontal, एक inclined plane आपके पास मौजूद है। ये inclined plane एंगल बना रहा है थीटा। इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है थीटा, इस पर एक बॉडी हमने रख दी है। इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास है m, जो सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास हमारे पास m है। पहले हम ये देखेंगे कि इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस और कितनी फोर्सेस इस बॉडी पर अमल कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस को हम मालूम करते हैं। तो देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर एक नहीं, दो नहीं, 3 फोर्स अमल करती है। कौन कौन सी करती है? ढूंढते हैं, तलाश करते हैं।
पहली बात मेरे बेटा, जब भी किसी बॉडी का मास होता है तो उसका वेट होता है। जब भी किसी बॉडी का मास होता है तो उसका वेट होता है। पहली जो फोर्स होगी वो उसका वेट होगा, और वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट हमेशा कहाँ होता है? कहाँ होता है वेट? वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जो वेट होता है वो हमेशा कहाँ होता है? डायग्राम में गौर से देख लो। वेट हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। जो वेट हमारा होता है वो डाउनवर्ड होता है, हमेशा नीचे होता है। एक फोर्स हो गई वेट। फिर मेरे बेटा आप ये भी जानते हो कि जब सरफेस पर किसी बॉडी को रखा जाता है तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और जो सरफेस का रिएक्शन होता है उसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। जो सरफेस हमारे पास होती है, जब भी किसी बॉडी को सरफेस पर रखा जाता है तो सरफेस का होता है नॉर्मल रिएक्शन। पहले बहुत डिटेल से तफसील से बताया था जब आपको न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा रहे थे। जो प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ख्याल रखना, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लाइन इस तरीके से बनेगी, तवज्जो दे के मेरे बच्चा गौर से ध्यान से देख लो। ये लाइन ऐसे बनेगी, से कर देता हूँ। ये लाइन ऐसे बनेगी कि यहाँ पर जो एंगल मेरे पास आएगा मेरे बच्चा, ये एंगल यहाँ पर कितना होना चाहिए? ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे बना दो तो गलत है, ऐसे बना दो तो भी गलत है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये दोनों गलत है। एंगल, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उस नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल हमारे पास है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है जो 90 डिग्री बन रहा है, जब 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री बनने के मतलब है कि ये आपका दुरुस्त है, ये आपका सही है, ये वाला सही है। डायग्राम बनाते हुए खसूसी तौर पे ख्याल रखना, डायग्राम बनाते हुए खसूसी तौर पे ख्याल ये रखना कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये हो गई दूसरी फोर्स। एक और भी है, जब कहीं मोशन होती है, जब कहीं मोशन होती है तो एक फोर्स होती है जो मोशन को रोकने की कोशिश करती है। फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है, मोशन को रोकने की कोशिश करती है। उसका नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कभी वाटर पार्क गए हो? वाटर पार्क जाते हैं, कोई खाने के वक्फा होता है तो स्लाइडें बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं स्लाइडें? स्लाइड के साथ पानी चल रहा होता है। फिएस्टा वाटर पार्क चले जाओ या जनाब किसी वाटर पार्क चले जाओ, स्लाइड के साथ पानी चल रहा होता है, वो पानी बंद कर देते हैं। जब वो पानी बंद कर देंगे तो आप उसमें से स्लाइड करके स्लाइड नहीं कर सकते उसके अंदर। आप, जो पानी होता है बेसिकली वो फ्रिक्शन को खत्म कर रहा होता है। पानी बंद कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगी? फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। क्या करती है बेटा? मोशन को, फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो मेरे बेटा मोशन को अपोज करती है, मोशन के खिलाफ होती है। इंक्लाइन पे नीचे आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन के में जो बॉडी रखी थी वो बॉडी नीचे आ रही है, लिहाजा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के खिलाफ होगा। बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की जानिब होगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देख लो बेटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ब्लिंक कर रहा होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आपका ऊपर की जानिब होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। कितनी फोर्स हो गई मेरे बेटा? जब कोई इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बॉडी रखी होती है तो पता चलता है उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फोर्सें, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फोर्सें होती है। अब फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, फोर्स की एक खसूसियत होती है कि हर फोर्स ये चाहती है कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। हर फोर्स क्या चाहती है? कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। जिस तरीके से शादी में खाना खुलता है तो हर आदमी की कोशिश होती है कि बोटी उसकी प्लेट पे हो। ऐसी होता है ना भाई, अच्छी वाली जो बोटी है वो हमारी प्लेट में आ जाए। चलो खैर, वो तो मजाक वाली बात है। हम फिजिक्स के हवाले से बात करते हैं तो जितनी फोर्सें होंगी, हर फोर्स ये चाहती है कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। और बॉडी कहाँ मूव करेगी? जो फोर्स सबसे ज्यादा होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स सबसे ज्यादा होगी बॉडी हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जब देखिए गौर से देखते हैं, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास इस पेज पे दोबारा डायग्राम मैंने बना दी है। ये हमारे पास तीन फोर्स मौजूद है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर गौर से देखिएगा, हम एक सिस्टम ऑफ एक्सिस लेते हैं। होता है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
ऐसे ही हम एक सिस्टम ऑफ एक्सिस लेते हैं जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। मैंने एक सिस्टम ऑफ एक्सिस लिया खुद से, ये पिंक कलर से आपको नजर आ रहा होगा। मैंने एक सिस्टम ऑफ एक्सिस ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल, एक लाइन वर्टिकल है और जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरी इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में। इसको कहते हैं पैरेलल। जो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में मूव कर रही है इसको कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं मेरे बेटा इसको? इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। और जो लाइन जो दूसरी नजर आ रही है मेरे बच्चा आपको, ये क्या होगी? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास है। दो सिस्टम ऑफ एक्सिस मैंने ले लिए, जो एक सिस्टम ऑफ एक्सिस बनाया खुद से, जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है या एक पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है। तो जस्ट देखिए बड़ा गौर से, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें कि जो एंगल थीटा यहाँ बनता है वही एंगल डब्लू का यहाँ बनता है। डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सारा खेल डायग्राम का है, सारा खेल डायग्राम का है। इस बड़ा सा स्क्रीन पे क्लियर करके मैंने डायग्राम आपके सामने बना दी है, तवज्जो देखिए, आप देख ले। ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये बेटा वेट रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के खिलाफ है, वेट डब्लू नीचे अमल कर रहा है। हमने पिंक कलर से नजर आ रहा होगा, हमने एक सिस्टम ऑफ एक्सिस लिया है इस तरीके से कि एक एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है। The friction F and normal reaction are along the axis। जो मैंने पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की है, आप गौर से देखना, जो F है वो भी पिंक कलर की लाइन पर है और जो R है वो भी पिंक कलर की लाइन पर है। F पैरेलल में, F कहाँ है मेरे बेटा? पैरेलल में हमारे पास है। यहाँ एक बात और वाजे रहे, तवज्जो देखिए, आप गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बात और आपके पास वाजे रहे कि बॉडी मूव कर कहाँ रही है। बॉडी मूव कर कहाँ रही है? बॉडी आ रही है ऊपर से नीचे। बॉडी स्लाइड डाउन करके ऊपर से नीचे हमारे पास आ रही है, और जब ऊपर से नीचे आ रही है मेरे बेटा, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर एक्सेलरेशन पाया जाएगा। ये बात ख्याल रखना। तो बॉडी मूव कहाँ करती है? बॉडी मूव करती है नीचे की जानिब, बॉडी हमारी मूव करती है। जो आर है वो एक्सेस के वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। एफ क्या है? इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। मगर जो डब्ल्यू है, जो वेट डब्ल्यू है, वो ना तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है ना इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो एफ है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, आर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। फिजिक्स से कहती है, वेक्टर में भी देखा होगा आपने कि हम क्या किया था, हमने एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व करते हैं, वाई कंपोनेंट अलग सॉल्व करते हैं। जब वेक्टर पढ़ रहे थे आपने देखा था कि एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व होता है, वाई कंपोनेंट अलग सॉल्व होता है। किसी फार्मूले में एक्स वाई को साथ सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कोशिश हमारी ये की जाएगी कि फोर्सेस या तो एक्सिस के पैरेलल हो या तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? वेट डब्ल्यू को, इसको वेट डब्ल्यू के बना देंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या करेंगे? वेट डब्ल्यू के बना देंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपको याद होगा जब वेक्टर हम पढ़ रहे थे, अगर मेरे पास एक वेक्टर मौजूद है तो वेक्टर के बन सकते हैं दो कंपोनेंट। याद आया कुछ? वेक्टर के बन सकते हैं दो कंपोनेंट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? वेट डब्ल्यू के बना देते हैं दो कंपोनेंट। We resolve W into two components which are parallel and perpendicular to inclined plane। ये निशान लगा है डबल, जो दो लाइन डली है, इसको कहते हैं पैरेलल। जो निशान आपको यहाँ नजर आ रहा है गोल सा, दो लाइन निशान आपको नजर आ रहा है जिसमें दो लाइनें पैरेलल है, इसको कहा जाता है कि ये पैरेलल है। क्या है बेटा? ये पैरेलल का सिंबल होता है। ये पैरेलल का सिंबल हमारे पास जनाब होता है। डब्ल्यू पैरेलल बराबर होता है डब्ल्यू साइन थीटा के। ये वाला है, देखो गौर से, यहाँ देखना डायग्राम में, देखो गौर से, डायग्राम पे तवज्जो कीजिएगा। डायग्राम में देखिए बेटा, ये आपके पास डब्ल्यू नीचे था, यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बनाया एंगल के सामने है। ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, इसका नाम रखा डब्ल्यू पैरेलल। जो दो लाइनें लगी हैं, जो दो लाइनें लगी हैं इसके मतलब है कि पैरेलल है।
इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। इस कंपोनेंट को यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, एक ही बात होती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, ये पैरेलल कहीं भी जा सकता है। इस कंपोनेंट को यहाँ बना दें, इस कंपोनेंट को ऊपर बना दें, दोनों जगह पर इसको बनाया जा सकता है। देख लो बेटा गौर से, ये जो कंपोनेंट मैंने बनाया है इसको चाहे तो यहाँ बना दो, चाहे तो उसको यहाँ बना दो, दोनों के मतलब सेम ही होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा हमारे पास, ये क्या देख लो इसके बारे में, इट इज एक्टिंग डाउन, इट इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन, ये प्लेन के अलोंग है। इट इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन, ये प्लेन के अलोंग है, प्लेन ये नीचे आ रहा है। दूसरा जो कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे एक और निशान देखो बेटा, मैंने अजीब सा निशान बनाया है, एक लाइन लगा के इसके नीचे एक और लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर का निशान। इसका नाम होता है परपेंडिकुलर का निशान होता है ये हमारा परपेंडिकुलर का निशान जनाब होता है। दूसरा कंपोनेंट बनेगा, ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखना गौर से, डायग्राम में देखो बेटा गौर से, ये आपको ब्लिंक कर रहा होगा, ग्रीन से बनाया है, ये देखो, ये आपका जनाब ज़रा तवज्जो देके गौर से देख ले, ये मेरे पास कंपोनेंट है जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ देख लो गौर से, ये W, ये बराबर होगा W cos थीटा के। आपको याद होगा वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के सामने होता है, वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के सामने होता है उसमें साइन थीटा आता है, जबकि वो कंपोनेंट, याद है ना आप जब वेक्टर पढ़ रहे थे, वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के सामने आता है, वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के हमारे पास सामने होगा उसमें साइन थीटा आता है, दूसरे वाले में कॉस थीटा आता है। दूसरा कंपोनेंट W परपेंडिकुलर बराबर होगा W cos थीटा के। इसके बराबर होगा मेरे बेटा W cos थीटा के जनाब बराबर होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के ये परपेंडिकुलर हमारे पास है। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। बता दें आगे बढ़ के शायद और प्रॉब्लम। अब जरा गौर से देखना बेटा, अब एक नहीं 4 फोर्सें हो गई, अब 3 नहीं 4 फोर्सें हमारे पास हो गई है। W एक नहीं रहा, W 2 हो गया, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, ये W परपेंडिकुलर है। अब हर फोर्स से चाहेगी कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। सुनो जरा गौर से तवज्जो देके, हर फोर्स क्या चाहेगी कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। R चाहेगा बॉडी ऊपर चली जाए, सरफेस के परपेंडिकुलर के जाती है ऊपर, कभी स्लाइड करते हो तो उड़ जाते हो ऊपर, नहीं। W परपेंडिकुलर ये चाहेगा कि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन को तोड़कर अंदर चली जाए। W परपेंडिकुलर ये चाहेगा कि इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस को ब्रेक करते हुए ये अंदर मूव कर जाए, ऐसा भी नहीं होता। यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं होती। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं होती है। जब किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्सें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्या करती है फोर्स, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। चूंकि कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, लिहाजा W cos थीटा और R एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, R और W cos थीटा बराबर हो जाएंगे, इनका काम खत्म हो गया। मोशन में स्लाइड करने में ना R का कोई ताल्लुक है, स्लाइड करके जब बॉडी नीचे आ रही है तो ना उसमें R का कोई ताल्लुक है, ना उसमें W cos थीटा का कोई ताल्लुक है। अब बची 2 फोर्स, एक बचा W पैरेलल, एक बचा W पैरेलल और दूसरा बचा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। W पैरेलल चाहता है बॉडी नीचे आ जाए, W पैरेलल चाहता है बॉडी नीचे आ जाए, F चाहता है बॉडी ऊपर चली जाए। तो गौर से देखना, डायग्राम में जहां बना भी देता हूँ आप लोगों को, देख लो मेरे बेटा, W चाहता है कि बॉडी नीचे आ जाए, W ये चाहता है, वेट W चाहता है W पैरेलल की बॉडी नीचे आ जाए, और मेरे बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो चाहती है बॉडी ऊपर चली जाए। बॉडी ऊपर जाती है नीचे आती है, बॉडी ऊपर जाती है नीचे आती है। यहाँ देखो ये W है, W चाहता है बॉडी नीचे आ जाए, F चाहता है कि बॉडी ऊपर चली जाए। बॉडी जा कहाँ रही है, बॉडी जा रही है नीचे। जब बॉडी नीचे जाती है, जिस डायरेक्शन में मोशन होती है इसका मतलब वो फोर्स बड़ी है। जिस डायरेक्शन में मोशन होती है इसका मतलब होता है कि वो फोर्स बड़ी है, और नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं।
नेट फोर्स मालूम करने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दिया जाता है। नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी फोर्स में से हम छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। बड़ी फोर्स कौन सी है मेरे बेटा, बड़ी फोर्स कौन सी है, जो बड़ी फोर्स हमारे पास है वो W साइन थीटा है, इसलिए कि बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। बॉडी कहाँ जा रही है, बॉडी हमारे पास नीचे जा रही है, बड़ी फोर्स W साइन थीटा होगी। W साइन थीटा में से F को माइनस कर देंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इजिकल टू M में होता है। नेट फोर्स जो होती है वो ma के बराबर होती है। हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन, ख्याल रखना, हमें ए मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरे बच्चे, यहाँ देख लो, हमने ए मालूम करना है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स ma के बराबर होती है, तो नेट फोर्स हट जाएगी, उसकी जगह पर ma आ जाएगा। नेट फोर्स हट जाएगी, उसकी जगह पर ma आ जाएगा। ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस f। m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ एक और बात वाज़ेह रहे कि जो w होता है वो mg के बराबर होता है। जो W होता है वो mg के बराबर होता है। W को मैंने mg से रिप्लेस कर दिया, यहाँ जो W लिखा था यहाँ मैंने mg लगा दिया, यहाँ W लिखा था या mg लगा दिया, क्योंकि W mg के बराबर होता है। m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड होगा। प्लस माइनस का निशान होता है तो दोनों के नीचे डिवाइड होगा। अगर प्लस या माइनस का निशान होता है तो वो दोनों के नीचे डिवाइड होता है। पहले वाले पोर्शन में m से m कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले में डिवाइड नहीं होगा। तो a बराबर हो जाएगा g साइन थीटा माइनस f अपॉन m। एक इसके बराबर हो जाएगा बेटा g साइन थीटा माइनस f अपॉन m के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चा हमारा फार्मूला होता है, एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग फ्रिक्शन। अगर तो फ्रिक्शन है तो ऐसी सूरत में इंक्लाइंड प्लेन पर जो बॉडी रखी जाती है उस पर अमल करने वाला एक्सिलरेशन g साइन थीटा माइनस f अपॉन m के बराबर होता है, WmG के बराबर होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्लेन होता है फ्रिक्शनलेस। प्लेन क्या होता है, अगर प्लेन फ्रिक्शनलेस हो, फ्रिक्शन ना हो प्लेन के अंदर, when friction is negligible, या दूसरे अल्फाज में प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। क्या हो बेटा, प्लेन क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, या फ्रिक्शन हमारे पास निग्लेजिबल हो। ऐसी सूरत में F0 हो जाएगा। फ्रिक्शन ना होने की सूरत में, फ्रिक्शन निग्लेजिबल होने की सूरत में F मेरे बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन में F की जगह 0 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, F की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 अपॉन m 0 हो जाएगा। A इज इक्वल टू g साइन थीटा हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। अगर साइन थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। अगर साइन थीटा स्मॉल हो, ये फिजिकल क्लास होगी, मैं कैलकुलेटर में आप लोगों को समझा दूंगा कि जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, कैसे बराबर हो गया। एंगल को मेजर करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। आपका वास्ता आज तक सिर्फ डिग्री से पढ़ा है, आपका वास्ता आज तक सिर्फ किससे पढ़ा है मेरे बेटा, डिग्री से वास्ता आपका पढ़ा है। डिग्री में आप एंगल मेजर करते हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। एक और तरीका होता है एंगल को मेजर करने के लिए, जिसका नाम होता है रेडियन। एंगल को मेजर करने का एक और तरीका हमारे पास होता है जिसको रेडियन कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे, जब जो मैथ्स वाले हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो फिजिक्स की क्लास है इंशाअल्लाह उसमें भी फिजिक्स क्लास के अंदर बताऊंगा। रेडियन एक और होता है। अगर कैलकुलेटर के अंदर भी देखोगे ना तो एंगल सेट करने के ऑप्शन होते हैं, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन, 3 होते हैं बेसिकली। हम 2 की बात करते हैं। अगर कैलकुलेटर को आप रेडियन में सेट करें, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। मैं चैप्टर 4 में जब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वहां डिटेल से बताऊंगा। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। अगर आप जनाब रेडियन में ले, साइन, कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करें, साइन ऑफ 0.5 लिखेंगे तो उसका आंसर 0.5 ही आता है। मैं इतनी तफसील में नहीं जा रहे, इतनी सी बात याद रखो, अगर एंगल स्मॉल है तो जनाब साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू जी थीटा हो गया। जी कांस्टेंट है। जी क्या है मेरे बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आता है। कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आता है, जो ये शो करता है, बताता है क्या, कि जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा इतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा।
जितना एंगल ज्यादा होगा इतना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। कभी स्लाइड पे गए हो, कभी स्लाइड पे गए हो, फिएस्टा विएस्टा जाने का कभी इत्तेफाक हुआ हो? गए होंगे माशाल्लाह सब बच्चे, अच्छे बच्चे। तो जब स्लाइड बनाते हैं ना बेटा, स्लाइड शुरू में थोड़ी सी ऐसी होती है, उसका एंगल कम होता है ताकि आप हल्के हल्के शुरू करते हैं। फिर दरमियान में आके जो है ना वो स्लाइड का एंगल बढ़ जाता है। जब एंगल बढ़ जाता है तो बीच में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। बीच में आपकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब एंड करीब आता है तो फिर क्या करते हैं, एंगल को दोबारा कम कर देते हैं। क्या करते हैं, एंगल को दोबारा कम कर देते हैं ताकि आपका एक्सेलरेशन कम हो जाए। अगर सीधी बनाते ना बेटा स्लाइड यूं करके, तो जिंदगी की आखिरी स्लाइड हो जाएगी, दोबारा स्लाइड करने लायक रहेंगे नहीं आप। अगर ऐसे स्लाइड बना दी जाए तो फिर ऐसी सूरत में पानी वानी छोड़ के एक तरफ जाके आप जो है वो फर्श पे जाकर टकराएंगे स्विमिंग पूल के। एंगल शुरू में कम रखा जाता है, एंगल कम होता है तो एक्सेलरेशन कम होता है। एंगल जितना बढ़ा देंगे एक्सेलरेशन इतना ही ज्यादा होगा। जो लोग फिएस्टा वाटर पार्क गए हैं, एक 7 फीट की फ्लाइट है, बड़ी 7 मंजिला फ्लाइट, स्लाइड बड़ी ऊंची सी, बड़ी खतरनाक डेंजरस सी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो एंगल बहुत ज्यादा रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से बॉडी उसके अंदर मूव करती है, वरना अमूमी तौर पर एंगल दरमियाना ही होता है। मगर जितनी भी स्लाइड होती है शुरू में एंगल कम होता है, फिर एंगल ज्यादा होता है, आखिर में एंगल दोबारा कम कर देते हैं। जब एंगल कम होगा तो उसमें आपका एक्सेलरेशन भी जनाब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी आपका जो है वो कम हो जाता है। और यही वजह है कि आप फिर पानी में जाके आराम से गिरते हैं। अगर सीधा कर देंगे फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हाफिज हो जाएगा। ये डायग्राम सामने आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। जो पीछे डायग्राम बनाई है वो नहीं बनानी, जो पीछे डायग्राम बनाई है वो नहीं बनानी है। बेसिकली ये डायग्राम है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आपको लग रही होगी डायग्राम के अंदर, स्टेप वाइज बनाओगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर इस डायग्राम को बनाने में आपको थोड़ा इशू लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, कॉपी में बना नहीं सकते हैं, तो एक और डायग्राम आपको दे देते हैं। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं इसके बदले। ये जरा आसान सी डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना आपके लिए बताना आसान हो जाएगा। ये वही डायग्राम है, ये डायग्राम गौर से देखो तो यही है। जहाँ आर लिखा था या एन लिखा है, इसको आर कर देना। नीचे डब्ल्यू साइन थीटा एम जी साइन थीटा है, यहाँ पे एम जी आ रहा है या एम जी कॉस थीटा आ रहा है, ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये दोनों डायग्राम सेम है, दिस टू डायग्राम आर सेम। ये दोनों डायग्राम हमारे पास जनाब सेम है। बल्कि इसमें फर्दर अगर आप चाहें तो आपको ये लाइन भी बनाने की जरूरत, ये लाइन भी आपको बनाने की जरूरत है, सच जो है वो नहीं है। ये लाइन भी ना बनाए तभी मामला चलेगा। असल डायग्राम आपके पास ये जो वो डायग्राम आपके पास है, ये डायग्राम बेसिकली आपने बनानी है, पूरी बना दो तो और अच्छी बात है। इसको भाई मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अजीब सा मामला है, क्योंकि वेक्टर पढ़ा हुआ है तो आसानी दरअसल पता लगेगी आप लोगों को। मगर इसको मेरे बच्चा 2-3 दफा जब तक लिखोगे नहीं, मामला खराब रहेगा। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखो तो डेरिवेशन है ही नहीं। अगर आप इन मोमेंटम की डेरिवेशन से कंपेयर करो, इस पर तो 2 लाइनें सिर्फ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मगर सारा खेल इसके अंदर डायग्राम का है, सारा खेल इसके अंदर डायग्राम का है। इसको बार बार आप देखिए, कॉपी पे डायग्राम प्लॉट कीजिएगा, कॉपी पे डायग्राम बनाइएगा। परपेंडिकुलर कैसे होता है इसका आपने ख्याल रखना है। वेट परपेंडिकुलरली बिल्कुल नीचे होना चाहिए, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको, ये इंक्लाइंड प्लेन पक्का 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 याद कर लेना। सेंटर फिजिकल जैसे कि उम्मीद है आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से आपका खुल जाएगा। ये ख्याल रखिएगा कि जैसे ही खुलेगा तो फिर आपके टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे सेंटर में बाकायदगी के साथ। आपको पता है टेस्ट भी होते हैं, तो अभी से याद करना शुरू कर दें कि टेस्ट आपका इंक्लाइंड प्लेन का टेस्ट आपका होगा, मोमेंटम का टेस्ट होगा, या पहले से याद करके रखिएगा। जो कुछ पढ़ लिया है उन तमाम के टेस्ट भी देने हैं, टेस्ट देंगे तो आपका और पक्का हो जाएगा। अब जनाब इस इंक्लाइंड प्लेन के हवाले से हमारे पास 2-3 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं। और दो कि इसके न्यूमेरिकल बहुत रेयर है कि एग्जाम में आते हैं, मगर बहरहाल कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल भी। इसके न्यूमेरिकल बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन के ही न्यूमेरिकल होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, कुछ फार्मूला जरा देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात कर लेते हैं। 3 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल होंगे। बस एक्सेलरेशन निकलेगा इंक्लाइंड प्लेन के फार्मूले से। पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के फार्मूले से, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। 3 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन कौन सी? Vf is equal to Vi plus 80, S is equal to Vit plus half 80 square, और 2as is equal to Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, जब फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन निग्लिजिबल होता है तो एक्सेलरेशन a is equal to g sin थीटा होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो a is equal to g sin थीटा माइनस f अपॉन m होता है। ऐसे ही होता है ना, फार्मूला लिखा है मैंने अभी आपको। फ्रिक्शन होगा तो फार्मूला g sin थीटा माइनस f अपॉन m होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो a is equal to g sin थीटा होगा।
यहाँ मैंने सारी कहानी आपको लिख दी है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी आई फाइनल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन को ए कहा जाता है, डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं, टाइम को टी से जाहिर करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस पे लेते हैं, नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस पे लेते हैं। एफ से बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और थीटा यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। जो फार्मूले थे, इन तमाम फार्मूलों की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर ये सब फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे। होगा ये मेरे बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के फार्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको ऊपर वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। आसान सी बात, कुछ भी नहीं है। पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, अ मोटर कार इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सडनली द इंजन फेल्स। गाड़ी जा रही थी ऊपर 30 डिग्री के स्लोप पर, वेलोसिटी कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। सडनली द इंजन फेल, अचानक इंजन जवाब दे गया, खराब हो गया इंजन। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब इंजन काम करना बंद कर देगा तो गाड़ी रुक जाएगी। इंजन काम करना बंद कर देगा तो गाड़ी रुक जाएगी। बताना यह है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी। गाड़ी रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देके गौर से देख ले। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में सॉल्व होते हैं, लिहाजा 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 यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, जानते हैं इस बात को। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थीटा मालूम, थीटा हमारे पास 30 डिग्री गिवन इंक्लाइंड प्लेन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है। रिक्वायर्ड क्या है मेरे बेटा, डिस्टेंस मालूम करना है। जो गाड़ी रुकने से पहले डिस्टेंस कवर करेगी ये हमने मालूम करना है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तक नहीं लगेगी जब तक हमें एक्सेलरेशन ना पता हो। इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे बच्चा जब तक आप क्या ना पता हो, क्या ना पता हो। एक्सेलरेशन जब तक नहीं पता होगा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। वर्किंग फार्मूला फ्रिक्शन नहीं है, सवाल में बोल दिया नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन नहीं है। ए इक्वल टू जी साइन थीटा होगा, और जब ए आ जाएगा तो 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर लगा देंगे। क्योंकि ऊपर जा रहा है लिहाजा जी की वैल्यू को लेंगे माइनस में। गाड़ी ऊपर जा रही है, मूविंग अप लिखा हुआ है, ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, नीचे आते हैं जी की वैल्यू प्लस में होती है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास होगा साइंटिफिक। न्यूमेरिकल में एंगल डिग्री में होता है। 9.8 इंटू साइन 30 मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर से, माइनस का 4.9 आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सी, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। जब लगाओगे इस वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे मेरे बेटा, 2 तो 2 है, ए निकाला माइनस का 4.9, एस मालूम करना है। एस मेरे बेटा क्या करना है, हमने मालूम करना है। वी एफ 0 था, गाड़ी रुक गई थी, वी आई 20 था। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान सा मामला है, कोई इतनी मस्त वाली बात नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 9.8 आएगा, 0 तो बेकार है, लिखने की जरूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर 400 आएगा। माइनस साइन दोनों तरफ आ गई है, माइनस साइन यहाँ पर भी आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है, ये दोनों माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आती होगी ना, फर्स्ट टाइम आ गए हो, अब तो प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा, 40.8 आ जाएगा। पर सिंपल वन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का ही न्यूमेरिकल है। पहले इंक्लाइंड प्लेन के फार्मूले से एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, जो काम आएगा किसके अंदर, पहले इंक्लाइंड प्लेन के फार्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वो काम आएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक और सवाल देखिए जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। अ कार ऑफ वेट 19600 न्यूटन, एक कार है उसका वेट गिवन है, कितना गिवन है वेट, 19600 न्यूटन वेट गिवन है। वेट इज मूविंग अप अ हिल व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हिल पर, पहाड़ी पर ऊपर जा रही है, कितना एंगल है, 45 डिग्री है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वही वेलोसिटी है। इफ द इंजन स्टॉप्स वर्किंग सडनली, इसका इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल सेम सवाल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 200 न्यूटन। पिछले सवाल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थी,
पिछले सवाल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थी, निग्लिजिबल था। यहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है कि जो फ्रिक्शन हमारे पास है, इस सवाल में फ्रिक्शन गिवन है। इस सवाल में क्या गिवन है मेरे बेटा? इस सवाल में आपको फ्रिक्शन गिवन है, फ्रिक्शन इज 2000 न्यूटन। फ्रिक्शन के लिए फार्मूला डिफरेंट होता है। डेटा बनाते हैं जल्दी जल्दी से, 3 मिनट है। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दिया है मैंने। फाइनल वेलोसिटी 0 है, एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फिक्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 2000 न्यूटन है, वेट गिवन है, कितना वेट है? 19600 न्यूटन वेट है, डब्ल्यू वेट है, डब्ल्यू बराबर होता है mg के। लिहाजा यहां से मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? मास निकाल सकते हैं। मास बराबर होता है W अपॉन जी के। मास बराबर होता है W अपॉन जी के। W ऊपर रखा, 19600 ये आपका वेट है। जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8, डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ कार आ जाएगा 22,000 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 2000। ये न्यूटन में नहीं होता, जो मास होता है मेरे बेटा वो मास किलोग्राम में होता है। जो मास होता है, मास हमारे पास जो होता है वो मास किलोग्राम में होता है। जो मास हमारे पास होता है किलोग्राम में होता है। हमने मास निकाल लिया। नाउ देन रिक्वायर्ड क्या है? डिस्टेंस मालूम करना है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? अगेन मेरे बच्चा, अगेन हमने क्या करना है? डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। एक्सीलरेशन ए जब तक नहीं पता होगा डिस्टेंस नहीं निकलेगा। जब तक एक्सीलरेशन नहीं पता होगा डिस्टेंस नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या करेंगे? पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब चूंकि फ्रिक्शन है, चूंकि हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन गिवन है, तो फ्रिक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। सुन लो गौर से, कान खोल के। जब फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वाला फैक्टर नहीं होता। फ्रिक्शन होगा तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम के बराबर होगा। फिर डिस्टेंस के लिए वही फार्मूला होगा, 2s इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेते हैं। ए इक्वल टू माइनस का 9.8 लिखा है। क्यों लिखा है माइनस? ऊपर जा रही गाड़ी, जी की वैल्यू को माइनस पे लिया है इसलिए कि ऊपर जा रही है। साइन 45 है, एंगल 45 है। मास गिवन था, एफ कितना है? 2000। एफ भी है, मास भी 2000, दोनों बराबर इत्तेफाक से, दोनों बराबर थे। जब ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल होती है, समझना गौर से ध्यान से, जब ऊपर नीचे मेरे बेटा वैल्यू कैंसिल होती है ना, तो वहां पर 1 बचता है। अक्सर लोग कहते हैं कट पीट गया बराबर खत्म, खा पी जाओ। ऐसा नहीं है। जब ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल आउट होती है, जब ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो 1 बचता है। क्या बचता है मेरे बेटा? 1 बचता है। 1 खाना मत, 1 खाना मत। ए इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 6.93 आएगा, इसको करोगे 1 आएगा। अक्सर लोग काट के भूल जाते हैं, कट गया खत्म। प्लस माइनस में 0 होता है, वैनिश होता है। प्लस माइनस में वैनिश होता है, यहाँ पर वैनिश नहीं होगा। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7.93 आ जाएगा। दोनों माइनस के ऐड होकर माइनस का 7.93 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ वैल्यू पुट करते हैं मेरे बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मेरे बच्चा वैल्यू पुट करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास कभी भी एंड हो जाएगी। ए की जगह पर क्या पुट कर दिया? माइनस का 7.93 पुट कर दिया। ऐसे मालूम करना है। वी एफ 0 है, वी आई 20 है, वही है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस से माइनस दोनों तरफ है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब साइन दोनों तरफ होती है कैंसिल हो जाती है। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे, 15.86 मल्टीप्लाई था, वहां जाकर डिवाइड होगा। आंसर इज 25.22 मीटर। आंसर इज 25.22 मीटर हमारे पास जनाब आंसर होगा। और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया है। ध्यान से सवाल को देख लेना। इंक्लाइन प्लेन हमारा मुकम्मल हो गया है। इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल रह गए हैं, हम उसको बाद में